हेलो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी उस जीप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वेन रूहान और उसकी टीम वांगजी को उस जीप की मदद नहीं करने देता और वो लोग उस जीप को कैद कर लेते हैं। अब कई दिन बीत गए थे। वांगजी हर रोज़ कोशिश करता है ताकि वो उस जीप के बारे में कुछ पता लगा पाए और उस क्रिएचर को वहाँ से आज़ाद कर पाए, लेकिन वेन रूहान ने सिक्योरिटी इतना टाइट कर दिया था कि हंग वनजुन उस लॉक को तोड़ ही नहीं पाते। वेन रूहान ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही नहीं डाला था, उसने तो कई सारी रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कई सारे रोबोट को उसके पहरे में लगा दिया था। हंग वनजुन कभी कभी छुपके उसस जीप के साथ मिलने जाते तो कभी उस पर ऊपर एक्सपेरिमेंट के बहाना देकर उस जीप के पास जाता। कभी कभी वो देखता था कि वो जीप मायूस होकर उस टैंक में पड़ा हुआ है और गुनगुना रहा है। हंग वनजुन को पता नहीं, ये सुर बहुत ही अजीब सा फील करवाता था। उसे ऐसा लगता था कि शायद उसके पास्ट का कोई कनेक्शन है इस सुर के साथ। जब भी वो क्रिएचर हंग वनजुन को देखता था तब ऐसा लगता था कि वो खुशी से झूम रहा है और हंग वनजुन को कुछ कहने के लिए अपने पास बुला रहा है। हंग वनजुन को लगता था कि शायद उसे जानवर की भाषा आता है, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। उस क्रिएचर की आंखों में कुछ अजीब सा था और कई सारे इमोशंस हंग वनजुन नोटिस कर सकता था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता था कि शायद वो जानवरों की भाषा को समझते हैं, लेकिन इसका लैंग्वेज उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसे वैसा फील हो रहा था। इन कई दिनों में हंग वनजुन इस क्रिएचर के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जब तक वो लोग सिटी में नहीं पहुंच जाते और हंग वनजुन प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं कर पाता तब तक उसे उस जीप के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सकता था, क्योंकि वो लोग सी सरफेस में थे, अभी मेन लैंड से कई मीटर दूर। इस हालत में ना ही तो उन लोगों का फ़ोन का नेटवर्क काम कर रहा था और ना ही कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कई दिनों तक वो लोग समंदर के ऊपर तैरते रहे। फाइनली 2 हफ्ते बाद वो लोग मेन लैंड में पहुँचे, जिसमें वो क्रिएचर बंद था। उस टैंक को नीचे लाया जा रहा था, लेकिन वो टैंक इतना भारी हो गया था कि कोई उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से भी उस टैंक को सही से हैंडल नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जब उस टैंक को उस शिप में फिट किया गया था तब वो टैंक खाली था। उसके बाद उस टैंक में पानी भरा गया, उसके बाद टैंक का वेट और भी ज़्यादा बढ़ गया और अब तो उस टैंक में इतना बड़ा क्रिएचर है, ना जाने उस क्रिएचर का वेट कितना किलो या फिर कितना क्विंटल होगा। लेकिन वो लोग भी इंसान थे और इंसान का भी हार मान सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो लोग हज़ारों तरकीब अपनाते हैं और फाइनली उस टैंक को नीचे लाया जाता है। वो क्रिएचर उस टैंक के अंदर छटपटा रहा था, मानो कि इस लैंड की हवा उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। ये तो शुक्र था कि उस टैंक के चारों ओर ग्लास से बंद करा हुआ था, इसीलिए बाहर की हवा अंदर तक नहीं पहुँच रहा था। उस टैंक को कैसे भी करके कई मैन पावर की मदद से वेन रूहान के लैब तक पहुंचाया गया। हंग वनजुन को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो बस मौके की तलाश में था कि कब उसे मौका मिलेगा और कब वो उस जीप को वहां से निकल पाएगा। हंग वनजुन को ऐसे गुस्से में देखकर उसके असिस्टेंट सुयांग तुरंत उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे कहता है, बॉस शांत हो जाओ, यहाँ पे गुस्सा मत करो, यहाँ से गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, हमें मौके का इंतज़ार करना होगा। सॉन्गलैन हंग वनजुन के दूसरे हाथों को पकड़ते हुए कहता है, हाँ बॉस, मैंने बहुत कोशिश किया पता लगाने की, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड ही नहीं पता। इतना स्ट्रांगली उसे सिक्योर किया गया है कि उस टैंक के आसपास में जा नहीं पा रहा हूँ। हमें वेन रूहान पर पूरा नज़र रखना होगा, उसका भरोसा जीतना होगा, तब भी हम उस जीप को वहाँ से निकल पाएंगे। हंग वनजुन कहते हैं, सॉन्गलैन तुम कोई साधारण सेक्रेटरी नहीं हो, मैंने चाइना के सबसे बड़े हैकर को अपना सेक्रेटरी बनाया है। याद रखना, तुम्हें कैसे भी करके उस पासवर्ड को पता लगाना ही होगा और उस लॉक को तोड़ना होगा। लैब में ले आने के तुरंत बाद ही उस क्रिएचर के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करने की प्रिपरेशन लिए जाते हैं। यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ फैल चुका था कि चाइना के यंगेस्ट साइंटिस्ट हंग वनजुन एंड उसके टीम ने एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर को ढूंढ निकाला है और उस क्रिएचर को सभी के सामने लाया जाएगा। चारों तरफ हंग वनजुन और वेन रूहान और उन लोगों की टीम का पाहवाई हो रहा था, लेकिन हंग वनजुन को इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हंग वनजुन ने आज तक वेन रूहान जैसा कमीना इंसान बिल्कुल भी नहीं देखा था, जो कि कुछ चंद पैसों के लिए उस क्रिएचर के लाइफ को लेकर सौदे करने के लिए तैयार हो गया था। कि कुछ ही सेकंड पहले हंग वनजुन को उसकी सेक्रेटरी सॉन्गलैन एक न्यूज़ लाके दिखाता है। उस न्यूज़ में ये लिखा था कि वेन रूहान उस क्रिएचर का एग्जीबिशन करने वाला है और वो भी करोड़ों की टिकट में, और अजीब बात तो ये था कि लाखों टिकट सेल भी हो चुका था। हंग वनजुन बिड़बिड़ाते हुए कहता है, वेन रूहान मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन सुयांग आके हंग वनजुन को शांत कराता है। हंग वनजुन अब सोचता है कि उसका असिस्टेंट सुयांग हमेशा से ही इस सब के अपोजिट था, वो हमेशा से ही इस सब के अगेंस्ट था, लेकिन हंग वनजुन ने कभी भी सुयांग का बात को नहीं माना। काश कि वो सुयांग की बात को पहले मान लेता। उसे आज भी वो दिन याद है जब वो लोग एक बड़ी सी जेलीफिश पर रिसर्च कर रहे थे। उस जेलीफिश पर कई सारे
पिन चुभाया गया था और उसका सैंपल लेने की कोशिश किया जा रहा था। तब सोयांग ने इस मंजिल को देखकर उसका अगेंस्ट जाकर सभी से कहा था। उसने हांगगुंजन से कहा था कि बॉस चलो ना, हम ये सब कुछ छोड़ देते हैं और जाके शांति से कहीं लाइफ बिताते हैं। आखिर इस मासूम से जानवरों को परेशान करके हमें क्या मिलेगा? जैसे हम लोग शांति से जी रहे हैं वैसे उन लोगों का भी तो शांति से जीने का हक है। लेकिन तब हांगगुंजन ने कहा था कि नहीं, वो ये काम कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसका पैशन था, उसका ड्रीम, उसका कैरियर, उसका फ्यूचर, सब कुछ वही था और वो उस काम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। आज हांगगुंजन को अपने कहे गए उस वर्ड्स पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उस दिन उसने वो बातें नहीं सुना और क्विट नहीं कर दिया, क्योंकि आज अगर हांगगुंजन ना होते तो ये रिसर्च कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। हांगगुंजन चाइना की या फिर यूँ कह लो कि इस वर्ल्ड की एक लौता ऐसे एक्वानेट से जो कि इस काम को अंजाम दे पाया है। हांगगुंजन के पहले आज तक कई सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, लेकिन किसी ने भी इस प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर पाया। इससे पहले कि वो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करते उनमें से कई सारे लोग मारा जा चुके, या फिर कई सारे लोगों ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर डाटा के चलते हताश होकर उस काम को छोड़ दिया बीच में ही। आज हांगगुंजन को रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उस दिन उसने उस जॉब को क्विट नहीं कर दिया। अगर ऐसा किया होता तो आज उसके वजह से इस मासूम जीव को इतना तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। हांगगुंजन ने तो कई सारे जीव पर रिसर्च किया है, लेकिन पता नहीं इस जीव के साथ उसे इतना कनेक्शन फील होता है। वो इस जीव को क्यों नहीं भूल पा रहा है, और इस जीव से आती हुई वो धुन कभी कभी हांगगुंजन को मदहोश कर देता है, तो कभी कभी उसे अपने चेस्ट में इतना पेन फील करा रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने ये धुन कहीं तो सुना है, और मानो कि इस धुन के साथ उसका जन्मों पुराना नाता है। खैर जो कुछ भी हो, हांगगुंजन अपना पूरी तरीके से सब कुछ लगा देता है ताकि वो उस क्रिएचर को वहाँ से बाहर निकल सके। इससे पहले कि वेन रूहान उस क्रिएचर का एग्जीबिशन करे, हांगगुंजन ने अपनी टीम से बोलकर छुपके से हायर अथॉरिटी में कंप्लेन कर दिया था कि ये सब इलीगल है। वो लोग ऐसे ही एक अजीब सी क्रिएचर को सभी के सामने नहीं ला सकते। पहले तो ये इंटरनेट का ज़माना है, अगर कहीं एक छोटा सा भी पिन चुप जाए तो उसका आवाज़ पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, और ये तो एक क्रिएचर है। क्या होगा अगर सभी को पता चल गया है इस क्रिएचर के बारे में? फिर या तो सब लोग उस क्रिएचर के पीछे पड़ जाएंगे या फिर उस इंसान के पीछे पड़ जाएंगे जिन्होंने उस क्रिएचर को ढूंढ निकाला है। हायर अथॉरिटी ने भी इस बात को समझते हुए वेन रूहान को एक लीगल नोटिस भेजा कि वो ऐसे उस जीव का एग्जीबिशन नहीं करा सकता। इसी वजह से वेन रूहान का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। वेन रूहान पूरा बौखला चुका था कि आखिर किसने हायर अथॉरिटी तक ये खबर फैलाई। जहाँ तक वेन रूहान को पता था कि उसने सीक्रेटली बहुत सारी चीज़ों को किया था, ही उसने ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैला दिया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया में बस ये फैलाया था कि एक अजीब सी क्रिएचर को पैसिफिक ओशियन के गहराई में देखा गया है, और बाकी उन्होंने जिन सारे लोगों से डील किया था एग्जीबिशन के लिए, वो सारे लोग कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए थे। कोई अंडरवर्ल्ड माफिया था, तो कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उस क्रिएचर को देखने के लिए आने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने लाखों करोड़ों पे किया था। लेकिन अब जब एग्जीबिशन ही नहीं होगा तो वेन रूहान को वो सारी मनी वापस करना पड़ेगा, और उन सारी मनी तो वेन रूहान ने पहले ही अपने रिसर्च में लगा दिया है। आखिर वो इतने सारी मनी सबको वापस कैसे करेगा? वेन रूहान के साथ वेन रूहान का एक और पार्टनर था जिन गोंगायो, जो कि वेन रूहान को ये एडवाइस देता है कि क्यों ना वो लोग एग्जीबिशन के डेट को थोड़ा सा पीछे करते, करीबन 1 महीने पीछे, ताकि सभी लोगों को मन में एक उम्मीद रहे कि हाँ वो देख पाएंगे और वो लोग पैसा वापस भी नहीं मांगेंगे। फिर इस 1 महीने में वो लोग किसी न किसी तरीके से उस जीव को दिखाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोग हायर अथॉरिटी से भी बात करेंगे, पैसे देकर उन लोगों को सेटल करना चाहेंगे, या फिर इस बात को रफा दफा करने की कोशिश करेगा। लेकिन तब तक के लिए वो लोग उस एग्जीबिशन को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। अब उस क्रिएचर के ऊपर और भी जोरों शोरों से रिसर्च की तैयारी चल रहा था। वेन रूहान तो हांगगुंजन को अपनी टीम में लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन जिन गोंगायो वेन रूहान को समझाता है कि वो हांगगुंजन को इस प्रोजेक्ट से वैसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक तो हांगगुंजन के साथ उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उन लोगों ने हांगगुंजन को वैसे बीच रास्ते में निकाल दिया तो उन लोगों को अगेंस्ट जाने के लिए हांगगुंजन को बहुत ही भारी रकम देना पड़ेगा, और उसके ऊपर हांगगुंजन सिर्फ और सिर्फ चाइना का नहीं, इस पूरे वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, और सिर्फ ये रिसर्च उसी की वजह से कंप्लीट हुआ है। लीडरशिप करेगा।
जिन गोंगाई के बातों को समझते हुए वेन रूहान ने उस क्रिएचर की रिसर्च की सारी जिम्मेदारी हांग वेनजुन को दे दिया। हांग वेनजुन के हाथों में अब पूरा कंट्रोल आ चुका था। वो चाहे तो अभी भी उस क्रिएचर को लेकर बाहर निकल सकता था, लेकिन उसने कई दिन तक इंतज़ार किया क्योंकि वो हर वक्त वेन रूहान के स्टाफ्स और गार्ड्स द्वारा घिरा होता था। वो हर बार कोशिश करता था ताकि वो उस क्रिएचर के बारे में थोड़ी और पता लगा पाए। इस एक हफ्ते में हांग वेनजुन ने लाइब्रेरी का एक भी ऐसा किताब नहीं था जिसे वो नहीं पढ़ा था। उस किताब को पढ़ने के बाद उसे बस इतना पता चला था कि ये जो क्रिएचर है जिसका नाम सला बताया जा रहा है, ये तकरीबन हज़ारों साल पहले से ही इस डीप ओशियन में रहते हुए आया है। और ये पहले से ही ऐसा नहीं था। ये पहले शायद कोई खूबसूरत इंसान हुआ करता था, लेकिन किसी श्राप की वजह से इसे ऐसा कर दिया गया। अब जब हांग वेनजुन को पता चलता है कि पहले ये एक इंसान था, तब वो उसे बचाने के लिए और भी ज़्यादा एंग्जियस हो जाता है। उसे अब सिर्फ और सिर्फ इस क्रिएचर को बचाना ही नहीं था, बल्कि उसका इंसानी रूप उसे वापस भी देना था। हांग वेनजुन ने कई सारे रिसर्च किया, लेकिन उसे उस जीप के बारे में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिला। उसने AI टेक्नोलॉजी का, ChatGPT सभी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन था। अब तो उस क्रिएचर का पूरा एक्सेस हांग वेनजुन के हाथों में था। हांग वेनजुन भी उस क्रिएचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। भले ही वो सबको ये दिखा रहा था कि वो उस क्रिएचर के बारे में सभी चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ इस बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो उस क्रिएचर के बारे में और भी ज़्यादा जान सके और उसे इंसान में कन्वर्ट कर सके। हांग वेनजुन हर जगह से उस क्रिएचर का ब्लड सैंपल लेता है, उसे टेस्ट करने के लिए लैब में भेज देता है। वो उस जीप को अब उस जीप के पास जाके देखना चाहता था, लेकिन वो उस जीप के पास ही नहीं जा पा रहा था क्योंकि चारों तरफ इतने सिक्योरली घेरा गया था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इनविजिबल डिजिटल वायर था। अगर उनमें से एक में भी हांग वेनजुन गलती से भी अगर टच कर लेता था तो वो पूरे अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता था और वेन रूहान को इमीडिएटली सिक्योरिटी वार्निंग भेज देता था। हांग वेनजुन एक दो बार ऐसा करते हुए पकड़ा भी गया, लेकिन हर बार हांग वेनजुन ने बस यही बहाना दिया कि वो उस जीप के बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश में उसने गलती से टच कर दिया, या फिर कभी कभी कहता कि जिस रोबोट को उसने सैंपल लेने के लिए भेजा था उस रोबोट से टच हो गया। वेन रूहान गुस्सा होकर कहता था कि आखिर एक रोबोट से गलती कैसे हो सकता है। तब हांग वेनजुन कहता था कि कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी शायद कोई एक्सेस प्रॉब्लम होगा, शायद उसके अंदर कोई चीज़ ख़राब हो गया होगा। हर बार वेन रूहान हांग वेनजुन को एक वार्निंग देके छोड़ देता था। हांग वेनजुन को अपने आप को इससे ज़्यादा लाचार महसूस कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि वो एक मशहूर साइंटिस्ट था जिसे पाने के लिए हर लैब, हर रिसर्च सेंटर करोड़ों का ऑफर भेजता था, लेकिन हांग वेनजुन ने अभी तक किसी के साथ भी काम करने के लिए अग्री नहीं किया था। अगर हांग वेनजुन यहाँ भी छोड़ देता तो दुनिया भर में उसका नाम ही नाम होता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस क्रिएचर के लिए यहाँ पर आए। और वेन रूहान कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि हांग वेनजुन कोई साइंटिस्ट नहीं, वेन रूहान का कोई नौकर है। सुयंग कहता था, बॉस देखना, एक ना एक दिन में इस बूढ़े से आपका बदला जरूर लूँगा। आज ये बुढ़ा आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, और वही कुछ हफ्ते पहले ये आपके पैर तक चाटने के लिए तैयार हो गया था। हर बार सुयंग को समझाता था कि बस कुछ दिन बाद वो लोग जब सला को यहाँ से बाहर निकालेगा तब हांग वेनजुन को उसका रेस्पेक्ट पूरा मिलेगा। और वही बात उस बुढ़े वेन रूहान का, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे उसका जगह है। और उस दिन देखते ही देखते टाइम बीत रहा था और हांग वेनजुन अपने टीम के साथ उस सलाख के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बहाने वेन रूहान के पूरे लैब को स्कैन कर रहा था। वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे वहाँ का एक्सेस को और ढूंढ निकाल पाए। वो लोग हर छोटी से छोटी चीज़ को याद कर लेते हैं ताकि उन्हें बाद में सलाह को यहाँ से निकालने में आसानी हो। 15 दिन बाद आज न्यू ईयर था। हांग वेनजुन और उसके टीम ने पूरी जगह को अच्छे से स्कैन कर लिया था और आना जाना सभी रास्तों को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लिया था। चाइना में न्यू ईयर एक बहुत ही बड़ी फेस्टिवल है। लोग और किसी फेस्टिवल को मनाए या फिर ना मनाए, लेकिन न्यू ईयर हर कोई मनाता है। और न्यू ईयर के दिन सभी लोगों को अपने अपने काम से भी छुट्टी मिल जाता है। वेन रूहान के सारे स्टाफ, सारे मेंबर, सारे टेक्नीशियन भी अपने अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर के हॉलीडे मना रहे थे। अगर बचा था तो कुछ गिने चुने 2-4 गार्ड जो कि उस लैब को पहरा दे रहा था। और हांग वेनजुन को तो कब से इसी मौके का तलाश था। वो बस इतने दिन सिर्फ और सिर्फ इसी मौके के लिए इंतजार कर रहा था। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता था। उसने अपनी टीम के साथ सब कुछ प्लान कर लिया था। जो 2-4 गार्ड उस लैब के बाहर पहरा दे रहे थे, उन्हें पहले ही एक ऐसी
नशीली ड्रग सुंघाया गया था, जिसकी वजह से वो लोग पूरे सो गए थे और एक दिन तक तो वो लोग उठने का कोई नाम भी नहीं करते। सोंगलन बाहर बैठकर अंदर की सारे एक्सेसों को हैकिंग कर रहा था। फाइनली आधे घंटे लगातार कोशिश करने के बाद सोंगलन अपने काम में सक्सेस हो गया और हांगकांग से कहा, बॉस जल्दी जाओ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, इस 5 मिनट के अंदर हमें कुछ भी करके उस सलाह को वहाँ से बाहर निकलना होगा। मैंने अंदर की सभी अलार्म और सभी चीज़ को जो कि वेन रोहान को वार्निंग भेज सके 5 मिनट के लिए डीएक्टिव कर दिया है। उससे ज़्यादा मेरी बस का और कुछ भी नहीं। आप लोगों को जल्दी करना होगा। वांग जी इस अलार्म मिलते ही तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जैसा कि उन लोगों ने पहले से ही सब कुछ स्कैन करके रखा था, उन्हें अंदर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होता। लेकिन जब वांग जी उस सलाह के उस विशाल टैंक के पास जाते हैं तब उसका दिल मानो टुकड़ों में बिखर जाता है, क्योंकि वो खूंखार जानवर बिल्कुल बेजान होकर उस टैंक में भरा था। उसके चारों तरफ हजारों वायर्स बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस सलाह को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। वांग जी को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर ये कब हुआ। वांग जी तो बस कुछ ही घंटों के लिए यहाँ से गायब था और उसके अंदर उस कमीने वेन रोहान ने ये सब कुछ कर दिया। आखिर उसका हिम्मत कैसे हुआ? वेन रोहान शायद चाहता था सलाह को पूरी तरह से बेकाबू कर देना, ताकि इन कुछ दिनों में सलाह अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाए और वो ऐसे ही बेजान होकर पड़े रहे। हांगकांग जुन अपने मन में सोचता है, वेन रोहान मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूँगा और याद रखना मैं इससे डबल पेमेंट लूँगा। तो यंग अपने हाथों में एक बड़ा सा टैंक लेके आता है। ये उस ह्यूज टैंक जैसा तो नहीं था जिसके अंदर सलाह कैद था, लेकिन इतना बड़ा तो था कि वो बड़ी सी बड़ी चीज़ को अपने अंदर समा सकता था और उसे कई घंटों के लिए जिंदा भी रख सकता था। उस टैंक को हांगकांग जुन ने ऐसे डिजाइन किया था सिर्फ और सिर्फ सलाह के लिए, ताकि उसे यहाँ से बाहर ले जाते टाइम हांगकांग जुन को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हांगकांग जुन उसके टीम मेंबर्स के सहारे उस सलाह को उस बड़े से ट्यूब के अंदर से निकालता है और उस छोटे से टैंक में डाल देता है। उसके बाद एक छोटा सा रोबोट बनाया गया था। उस रोबोट के ऊपर उस टैंक को रख देते हैं और उस टैंक को लेकर वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन ये सब कुछ करते करते 5 मिनट से भी ज़्यादा हो गया था और अब तक वेन रोहान के पास वार्निंग मैसेज चला गया था। वेन रोहान जो कि अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर का काउंट डाउन कर रहा था, अपने वॉच में सिग्नल महसूस होते ही वो तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है और अपने गार्ड्स को फ़ोन करता है, लेकिन उनके गार्ड्स में से कोई भी उनके फ़ोन को नहीं उठाता। वो जब उस एक्सेस को देखने की कोशिश करता है तब सारे सीसीटीवी कैमरा बंद था। वेन रोहान फिर से बौखला उठता है और अपने सारे जो कुछ भी गार्ड्स उनके पास था सभी को लेकर तुरंत उस लैब के लिए निकल जाते हैं। जब तक वेन रोहान अपने लैब में पहुंचा तब पूरा लैब का सत्यानाश कर दिया गया था। उसका पूरा लैब तहस नहस हो चुका था। वो तुरंत भागता है अपने उस बड़े से टैंक की तरफ जिसमें सलाह को कैद करके रखा गया था, लेकिन ना ही तो वो टैंक से ही सलामत था और ना ही सलाह वहाँ पर था। वेन रोहान पूरा सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ऐसा किसने किया। वो तुरंत अपने हैकर को कॉल लगाता है और कहता है कि सारे सीसीटीवी फुटेज को रिवाइव करो। मुझे अभी के अभी जानना है कि किसने उस जीप को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश किया। ना ही तो मैं उस मॉन्स्टर को छोड़ूंगा और ना ही उस इंसान को छोड़ूंगा। कहीं ये हांगकांग जुन का काम तो नहीं है ना। वेन रोहान अपने पार्टनर जिन कोंगवाई को फ़ोन करता है और उसे सब कुछ बता देता है। जिन कोंगवाई भी अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था। वो तुरंत कहता है कि हांगकांग जुन के बारे में पता करो। वेन रोहान अपने गार्ड से कहते हैं कि हांगकांग जुन के लोकेशन को ट्रैक करो, लेकिन क्या हांगकांग जुन इतना बुद्धू था कि उन लोगों के पास कोई प्रूफ छोड़ के जाएगा या फिर अपने पास कोई प्रूफ रखेगा जिससे कि वो लोग हांगकांग जुन तक पहुँच जाए। जब वेन रोहान को उसका असिस्टेंट कहता है कि उसे हांगकांग जुन के बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं चल रहा है और ना ही उस अजीब से चीज़ के बारे में, तब मैंगियो अपना दिमाग लगाता है। मैंगियो बड़ा ही शातिर इंसान था। वो वेन रोहान को कहता है कि तुरंत ओशियन की तरफ भागो। अगर कोई उसे वहाँ लेकर गया है, अगर ये सच में हांगकांग जुन हुआ तो वो उसे वही ओशियन की तरफ लेकर जाएगा, ओशियन में छोड़ने के लिए। वेन रोहान अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेता है और तुरंत ओशियन की तरफ निकल जाते हैं। हांगकांग जुन ने सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। लेकिन जब वो सी शोर पर उस सलाह को नीचे लाता है तभी अचानक से उस टैंक के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से सलाह जोर जोर से सांसें लेने लगता है। सलाह धीमे धीमे गुनगुना रहा था। वांग जी तुरंत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो उस जीप के जान का खतरा हो सकता था। इसीलिए हांगकांग जुन कोई चांस ना लेकर उस जीप को अभी उस टैंक से बाहर निकलने के लिए कहता है।
सोयांग कहता है, लेकिन बॉस हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके जान को खतरा होगा। हांगन जुन कहता है, ऐसे भी उसके जान को खतरा है, जल्दी से उसे बाहर निकालो और उस बड़े से टैंक में डालो। उन लोगों ने अपने साथ पहले से ही एक बड़े से टैंक का प्रिपेयर करके रखा था। इन सब चीज़ों में उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। वो लोग सिला को उस बड़े से टैंक में डालते हैं और उस टैंक को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं कि तभी वैन रूहान कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग अपने बोट पर बैठते हैं, कैसे भी करके उस बड़े से टैंक को उस बोट के अंदर फिट करते हैं और ओशियन में निकल जाते हैं। वैन रूहान अपने गार्ड से कहते हैं कि एक बोट का इंतजाम करो जल्दी। अब हांगन जुन आगे था और वैन रूहान हांगन जुन का पीछा कर रहा था। कभी कभी हांगन जुन पर फायरिंग किया जा रहा था। सोयांग और सोंगलन को पहले से ही हांगन जुन ने वहाँ से भेज दिया था कि अगर हांगन जुन यहाँ किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाए तो कम से कम वो लोग बाहर रहकर हांगन जुन को हेल्प तो कर सकते हैं ना। देखते ही देखते वैन रूहान और उसके सारे आदमी हांगन जुन के बोट में आ गए और हांगन जुन पर गन ताने हुए खड़ा हो गया। हांगन जुन जो कि उन लोगों के साथ फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैन रूहान ने उसे एक धक्का दिया जिसकी वजह से वो बिल्कुल उस बोट के किनारे को पकड़कर झूल रहा था। उसका आधा हिस्सा पानी में था और आधा हिस्सा पानी के ऊपर। किसी भी टाइम वो उस बोट से गिर सकता था। वैन रूहान गुस्से से हांगन जुन के एक हाथों में अपना पैर रखता है और उसे मसलने लगता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ हांगन जुन, तुम एक टोकरी का साइंटिस्ट हो और तुम मुझसे टक्कर लेने के लिए चले। याद रखना, इस दुनिया में, इस धरती में आज ही मैं तुम्हारा आखिरी दिन बना दूंगा। ये कह के वो हांगन जुन पर अपना गन ताने हुए खड़ा था। वो हांगन जुन को शूट करने ही वाला था कि तभी उन लोगों के सामने सिनेरियो कुछ ऐसा होता है। सला उस बड़ी सी टैंक से एक बहुत ही ऊंचा छलांग लगाता है, जिसके चलते वो पूरा बहुत ही ऊंचा जाता है और उसके बाद वो तुरंत नीचे गिरने लगता है। जब वो नीचे गिर रहा था तब उसने अपने एक टेंटिकल्स को नीचे बढ़ा दिया और हांगन जुन को अपने साथ लेकर पानी में चला गया। वैन रूहान का पूरा दुनिया मानो उसके आंखों के सामने उजड़ गया था। वो चीज़ जिसे पाने के लिए उसने इतना मेहनत किया, इतना पैसा कमा दिया, वो अब उसके आंखों से उजड़ हो गया था और वो भी हांगन जुन को लेकर। वैन रूहान जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है, वो मनहूस हांगन जुन, ढूंढो उसे। ये कह के वो अपना 2 गार्ड्स को पानी में फेंक देता है। जब वो दोनों गार्ड्स पानी में गिरता है, अचानक से तो शार्क आकर उस दोनों गार्ड्स को अपने मुंह में निकाल लेता है। बाकी गार्ड्स वही खड़े खड़े डरने लगता है। उनमें से कुछ डाइवर्स भी था। वैन रूहान तुरंत उन लोगों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से अंडर वाटर जाओ और उस क्रिएचर को और हांगन जुन को कैसे भी करके ढूंढ के वैन रूहान के सामने लाओ। वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तुरंत अपने ड्राइविंग सूट पहन लेता है और पानी के नीचे चला जाता है और सिला को और हांगन जुन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ सिला, जो कि हांगन जुन को लेकर पानी में कूद गया था। हांगन जुन पहले से ही बहुत जख्मी था क्योंकि उसके बाजू में और उसके पैरों में वैन रूहान का 2 बुलेट लग गया था। पहले तो उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब बहुत टाइम हो जाता है तब उसका सांसें फूलने लगता है। हांगन जुन अपने सांसों के लिए छटपटा रहा था और दूसरी तरफ वो ड्राइवर्स उन दोनों को ढूंढ रहा था। वो क्रिएचर हांगन जुन को एक टक लगाए हुए देख रहा था और डर रहा था। उसने हिचकिचाते हुए अपने लिप्स के साथ हांगन जुन के लिप्स को जोड़ दिया और हांगन जुन को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने लगा। हांगन जुन, जो कि अपने सांस फील होते ही तुरंत सांस लेने लग जाता है। जब उस क्रिएचर को ऐसा लगता है कि हांगन जुन से इससे ब्रीथिंग ले पा रहा है, तब वो उसे छोड़ देता है। अब हांगन जुन अच्छी तरह से सांसें ले रहा था और उसने उस जीव की तरफ देखा। उसे अजीब सा महसूस हुआ। तभी वो क्रिएचर हांगन जुन के कुछ बोलने ही वाला था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो वो बोल नहीं पा रहा है। वो हांगन जुन से हिचकिचाते हुए पूछता है, लंजा, ठीक हो ना तुम? हांगन जुन, जो कि सरप्राइज होकर उस क्रिएचर की तरफ देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। वो तुरंत उसे कहता है, तुम बोल सकते हो और तुम्हें ये नाम किसने बताया? चलो दोस्तों, आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करने बताना कि कैसा लगा। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आ रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।